यूपी के बदायूं में निर्भया कांड। जी हां, हैवानियत की हदें पार हो गई हैं। एक 50 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और फिर उसके साथ दरिंदगी की गई है। ये तमाम आरोप है जो लग रहे हैं। इतने से भी आरोपियों का मन नहीं भरा, महिला की हत्या कर दी गई। लेकिन बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब जाकर सख्त कदम उठाने की बात की है। उन्होंने बदायूं मामले में संज्ञान लेते हुए कहा है कि दोषियों पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई होगी। बदायूं की घटना अत्यंत निंदनीय है, ये कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि कठोरतम कार्रवाई आरोपियों पर की जाएगी, दोषियों पर की जाएगी। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा, ये कहा है योगी आदित्यनाथ ने। कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। निर्भया से लेकर कोटा, हाथरस, हैदराबाद और अब बदायूं तक खूंखार गैंगरेप और जिस्म में खोपी गई सलाखों की हैवानियत की कहानी नहीं रुकी है। बदायूं में 50 वर्षीय आंगनबाड़ी वर्कर के साथ घटी घटना ने पूरे देश को फिर से झकझोर दिया है। उन्होंने मारी है, डाल के गए उन्होंने ही मारी है। बाबा ने इसको कांड बहु हाँ को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महानों देखिए सब। वो रविवार शाम 5 बजे घर से पूजा के लिए निकली थी। कई घंटे तक जब वो घर नहीं लौटी तो परिवार वाले ढूंढते रहे, इंतजार करते रहे। बेटे ने लगातार फोन करने की कोशिश की, लेकिन 7 बजे के बाद मां का फोन भी ऑफ हो गया था। परिवार के मुताबिक रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे पुजारी और उसके 2 चेले महिला की बॉडी लेकर घर आए और कहा कि उसकी कुएं में गिरने से मौत हो गई है। महिला का शव निर्वस्त्र हालत में वहीं रखकर वो चले गए। आरोप है कि पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और मामला सुबह पर टाल दिया। सोमवार को पुलिस घर तो आई, लेकिन न एफआईआर लिखी और लापरवाही का आलम देखिए, सभी सीमाएं लांघते हुए बॉडी का पोस्टमार्टम तक नहीं कराया। इधर इस मामले में अब मुख्य आरोपी यानी वो पुजारी जिसने परिवार को शव सौंपा था, वो सोमवार को बाकायदा मीडिया से बात करता रहा। अच्छा, लड़की की उम्र कितनी है? और वही 40-45 साल। तो शादीशुदा ही है? तो जी कब आई थी यहाँ? तो शाम में आई है। कल शाम या आज शाम? आज भी शाम ज्यादा खत्म हुई था। कल शाम। तो फिर इसके बाद उन्होंने घर वालों को सूचना ना दी? घर वालों का फोन नंबर ना हो, फिर दही बात बस सूचना। फिर जब मर कैसे गई? हाँ, कुएं में कैसे गिरी? कुआ में आई है तब मैं लेकर ही गिरी, अपना भी गिर गई और हमारे माल बना पड़ी। आखिरकार मंगलवार को जब पूरे इलाके में खबर फैल गई, तब जाकर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और पोस्टमार्टम कराया। मंगलवार को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने परिवार की आशंकाओं को सही साबित किया, जिसके बाद पुलिस ने रेप की धाराएं भी एफआईआर में जोड़ी। सुनिए सीएमओ की जुबानी कि महिला के साथ क्या हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो फाइंडिंग्स आई हैं, उसमें जो है उसके हाथ पर और कूल्हे पर एक तो घिसड़ के निशान थे और एक जो पैर है, पैर में उसके फ्रैक्चर था और एक 7th रिब है, उसमें उसके फ्रैक्चर था। और उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो है टीयर्स थे, जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुई उसमें, और जो रिब फ्रैक्चर हुई उसकी वजह से उसके इंटरनल ब्लीडिंग हुई। ब्लीडिंग ज्यादा होने से ही वो शॉक में गया पेशेंट और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने अब पुजारी और उसके दोनों चेलों को आरोपी बनाया है। 2 लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पुजारी अब भी फरार है। पुलिसिया लापरवाही पर हो हल्ला मचने पर एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। जो गहरी थाना क्षेत्र में घटना है, इसमें 376D 302 IPC में हम लोगों ने मुकदमा कायम कर लिया है और 3 जो नामजद अभियुक्त हैं, उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। तीसरे की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के सेंसिटिव केस को जो हैंडल करने में थाना स्तर पे जो कुछ लापरवाही हुई है, उसी संदर्भ में मेरे द्वारा एक प्रारंभिक जांच कराई गई और उसमें दोषी पाए जाने पर जो तत्कालीन थाना अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उन्हें निलंबित भी कर दिया है। बलात्कार और उसके बाद हत्या में पुलिसिया लापरवाही की एक ऐसी कहानी है जो अब एक खतरनाक रवायत का शक्ल ले चुकी है।
अंकुर चतुर्वेदी और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। शलभमणि त्रिपाठी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया श्रीनेत प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं चर्चा में। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हमारे साथ जुड़ गए हैं। शलभमणि त्रिपाठी जी, ये बर्बरता कहीं थमेगी? क्या आपकी सरकार एक ऐसी मिसाल पेश करेगी? एसएचओ को निलंबित करना यह कार्रवाई है? अगर कोई आम व्यक्ति सबूतों को मिटाता है या केस के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ गंभीर मामला चलता है। यहां पर आपने एसएचओ को छुट्टी दे दी कि वो वेकेशन पर जाए। आप बताइए, सस्पेंशन कोई कार्रवाई है? इतने गंभीर मामले में उन्होंने 2 दिन तक एफआईआर नहीं दर्ज की, पोस्टमार्टम नहीं कराया। आप अपनी पुलिस को सबक क्यों नहीं सिखाते हैं? फिर यह सवाल उठता है कि कहीं आपकी सरकार की शह पर तो नहीं होता है ये सब? नहीं अंजना जी, देखिए निश्चित तौर पे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, बहुत दुखद घटना है। अभी आपने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उनका जो पक्ष है वो आपने दिखाया है। इस पूरी घटना को लेकर जैसे ही उच्च स्तर पर जानकारी मिली है, कार्रवाई की गई है। इस पूरी घटना में जो 2 आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और परिवार के लोगों की बताने पर, परिवार के लोगों ने बताया कि इसमें 3 लोग इन्वॉल्व हैं जिनके यहाँ जो उनके काफी परिचित थे। परिवार के लोगों का यह भी कहना था कि हमारा काफी मिलना जुलना था, काफी हम लोगों को उन पर विश्वास करते थे और कई बार उनके वहां हम लोग भी जाते थे, वो लोग भी हमारे यहाँ आते थे और उन लोगों ने विश्वासघात करते हुए इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने जैसे उच्च स्तर पर जानकारी हुई है 24 घंटे के भीतर, आपको जैसा कि पता है कि 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जो तीसरा आरोपी है उसके लिए 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यूपी एसटीएफ भी लगाई गई है। और जो आप कार्रवाई की बात कर रही है, निश्चित तौर पर लापरवाही की बात कहीं अगर नीचे स्तर पर आई है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन एक बात यह भी आ रही है कि परिवार के लोगों की तरफ से यह भी कहा जा रहा था, क्योंकि ये जिन लोगों ने घटना अंजाम दी है वो परिचित थे, उन्होंने कहीं ना कहीं परिवार को इस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया कि ये घटना कुएं में गिरने के चलते हुई है। तो बहुत देर तक परिवार भी उहापोह की स्थिति में रहा कि ये दुर्घटना है या घटना है। बाद में जब पुलिस के लोगों ने उनसे संपर्क किया, जब उच्चाधिकारियों को पता चला, उच्चाधिकारियों ने ही कहा कि नहीं, इसमें आपको एफआईआर रजिस्टर कराना चाहिए। जो संकल्प शर्मा जो एसएसपी बदायूं हैं, उन्होंने खुद मौका मुआयना किया और कहा कि नहीं, आप एफआईआर रजिस्टर कराइए, क्योंकि आप जो एप्लीकेशन देंगे उसी के आधार पर पोस्टमार्टम होगी। उसके बाद एप्लीकेशन आई है, फिर पोस्टमार्टम कराई गई है और पोस्टमार्टम में जैसे ही स्पष्ट हुआ है वैसे ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि ये जाने पहचाने लोग थे जिनका घर में बहुत विश्वास था, जो बहुत एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए एक उहापोह की स्थिति। उन्होंने जो पहली सूचना परिवार वालों को दी, बहुत देर तक परिवार वाले भी उस पर विश्वास करते रहे कि ये लगता है घटना कुएं में गिरने के चलते हुई है। लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने जाकर उनको समझाया कि नहीं, ये एक महिला का प्रकरण है, संवेदनशील प्रकरण है, आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए, एप्लीकेशन देके उसमें पोस्टमार्टम कराना चाहिए, उसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो पाई। लेकिन निश्चित तौर पर कठोरतम कार्रवाई जो मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है, पूर्व में भी आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हुई है। पूरा वर्जन कहने दिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो अपराध, एक सेकंड रुकिए सर, एक सेकंड रुकिए। उनकी मां की बाइट है हमारे पास, उनकी बिल्कुल। शलभमणि त्रिपाठी, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि या तो आप सच बोल रहे हैं या ये महिला सच बोल रही है। मां है उस महिला की, रो रो कर कह रही है हम पैर पर गिर रहे थे पुलिस वालों के, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। आप तो हमें उल्टा बता रहे हैं कि आपकी पुलिस महान है, उन्होंने वहां पर समझाया परिवार को कि केस दर्ज कीजिए, फिर पता नहीं आपने उनको सजा क्यों दे दी है एसएचओ साहब को। लेकिन फिर भी बातचीत आगे होगी, पहले इस मां की पुकार सुनिए, कराह सुनिए जरा। इसको कांड बहु हाँ को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महान देखिए सब। इससे पहले का हिस्सा भी जरा मंगाइए, जहां वो महिला पुलिस के बारे में बता रही है कि 2 बार हम पुलिस वालों के पैरों पर गिरे, 2 बार हम पुलिस वालों के पैरों पर गिरे। अगर आपकी पुलिस ने इतना महान काम किया था, परिवार वालों को समझाया था कि केस दर्ज करा लीजिए, तो आपने एसएचओ को क्यों सस्पेंड किया शलभमणि जी? नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूं कि ये प्रकरण जब उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आया कि जो एसएचओ है वो परिवार वालों की इस बात पर कि कुएं में गिरने के चलते घटना हुई है, और आपने जैसा खुद भी दिखाया कि जो उसमें आरोपी था वो बाकायदे मीडिया को बयान दे रहा था, तो उच्चाधिकारियों को इस बात पर नाराजगी हुई कि एक जो आरोपी पक्ष है जिस पर कहीं ना कहीं शक है, जिसके यहाँ ये घटना हुई है, आपने इमीडिएटली उसको लेकर एप्लीकेशन लेकर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, इस बात पर सस्पेंड किया गया। और आप जो कह रही है हम किसी को महान नहीं बता रहे, हम तो कह रहे हैं ना 24 घंटे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के 24 घंटे के भीतर
2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे पे 50,000 का इनाम है। जो उत्तर खतरनाक प्रदेश में ट्रेंड अपराधियों के खिलाफ शलभमणि किस जी तरह की आपको कार्रवाई हो नहीं रही दिख रहा है ये है आपको और बताने की बाकी आवश्यकता नहीं है। देशवासियों को दिख सुप्रीम रहा कोर्ट है, वो खतरनाक ट्रेंड है कि पुलिस वाले छिपाते हैं, दबाते हैं, बलात्कार के संगीन आरोपों पर भी वो एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, 2-2 दिन तक नहीं करते हैं, पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं। ये खतरनाक ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है? ये किसकी शह पर हो रहा है? सवाल सीधा है। नहीं देखिए, ये आप इसको एक ट्रेंड नहीं कह सकती हैं। उत्तर प्रदेश में घटना हुई है, मैं कह रहा हूं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और जैसा कि पूरी घटना मैंने आपको बताई कि परिवार वालों ने ही जो एफआईआर लिखवाई, पहले तो पुलिस अज्ञात में एफआईआर लिख रही थी, फिर घर वालों ने कहा कि नहीं हमें पता है किन लोगों ने किया, वो हमारे परिचित लोग थे, हम उनके घर जाते थे, वो हमारे घर आते थे, जाने पहचाने लोगों ने घटना की है। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसको लेकर एक आमराय बनाने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है कि अपराधियों की तरफ से परिवारों के अंदर होते हैं। हाँ, ये बात आपको पता है, इसलिए बार बार जो आप समझा रहे हैं कि जान पहचान के लोग थे, बावजूद इसके पुलिस ने काम नहीं किया। विक्रम सिंह साहब, कौन समझाए? हाथरस में भी यही बहस होती थी, नहीं मानने को तैयार थे कि डाइंग डिक्लेरेशन स्टैंड करेगा, और वही कोर्ट में स्टैंड किया। पुलिस को कौन एडुकेट करेगा? या किसी की शह पर काम कर रहे हैं? अंजना जी, मैं आपकी डिबेट पे कई बार आ चुका हूं, और पुलिस की निर्लज्ज लापरवाही, चाहे वो कुलदीप सेंगर उन्नाव हो, हाथरस बलात्कार सामूहिक हो, चाहे ये हो, आपके पैनल पे आप महिला हैं और श्रीमती श्रीनेश जी महिला, इसलिए मैं ज्यादा उसके ऊपर खुलासा नहीं करूंगा कि जो चोटें सीएमओ ने गिनाई हैं, उसके बावजूद और उसके उपरांत देखिए, थाने में कोई चीज छुपी नहीं रहती है। हर चीज कहां क्या हो रहा है, अगर थाना अध्यक्ष अनभिज्ञ है तो थाना अध्यक्ष होने योग्य नहीं है। तीनों केसेस में अंजना जी धारा 166 ए आईपीसी की कार्रवाई नहीं हुई, जो कि ऐसे प्रकरण में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए थी और उनको जेल भेजना चाहिए था। हम निलंबन कर रहे हैं। अगर हम निलंबन कर रहे हैं तो हम दूसरी दुर्घटनाओं को फिर से दावत दे रहे हैं। बिल्कुल, कि दोबारा ऐसी दुर्घटनाएं हो। ऐसा सबक सिखाइए कि कहर बन के टूट पड़े, दोबारा ये भूल जाए कि महिला उत्पीड़न के मामले में कर्तव्य के प्रति उदासीनता के भयावह परिणाम होंगे। लेकिन वो हमने क्या नहीं किया। जितना फोकस विक्रम सिंह साहब आरोपियों पर होना चाहिए, दोषियों पर होना चाहिए, उतना ही फोकस उन पुलिसिया जो भी महकमे का वहां पर मौजूद था उन पर होना चाहिए। कार्रवाई कीजिए अगर आपका कनाइवेंस नहीं है उनके साथ, तो सरकार सख्त कार्रवाई करे पुलिस वालों के खिलाफ। डीएम को तो हाथरस वाले डीएम को आप जाकर आपने पोस्ट से हटाया है, दूसरी जगह उनका ट्रांसफर किया है। शलभमणि जी, आप लोग गंभीरता नहीं समझते हैं। मिसाल काम करनी चाहिए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, अगर आपके शह पर वो नहीं काम कर रहे हैं तो। लेकिन हाँ, अगर शह है तो फिर वो डीएम आराम से घूमता है, बावजूद इसके कि वीडियो था, वो परिवार पर दबाव बना रहा था कि मीडिया से बात मत करो, फिर भी आप लोगों ने उसको कायम रखा, नाक की बात बना ली इसे। और डीएम को अब जाकर आप लोगों ने रेगुलर ट्रांसफर में वहां से ट्रांसफर किया। ट्रांसफर, सस्पेंशन, ये कोई सजा है ऐसे मामलों में? ये तो वेकेशन है, जाओ छुट्टी पे आराम करो 1 महीने, फिर वापस आ जाना। देखिए, आप एक वीडियो के आधार पर बैठ के अगर वहां इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो मेरा कहना है कि इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं तय हो सकती है। कार्रवाई इसके आधार पर हो रही है कि उत्तर प्रदेश में लोग देख रहे हैं कि हमने 400 से ज्यादा लोगों को बर्खास्त किया। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार 100 से ज्यादा लोग जेल जा चुके हैं, और अपराधियों के खिलाफ तो ऐसी कार्रवाई हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं वो रोते हुए पहुंचते हैं और कहते हैं गाड़ी पलट जाती है। उत्तर प्रदेश में अपराधी के साथ ऐसा हो रहा है। पुलिस वालों पर कार्रवाई कीजिए। अब पुलिस वालों पर भी कर रहे हैं, हमसे ज्यादा बर्खास्ती किसी ने नहीं की है। मैंने कहा इनके खिलाफ भी होगी, मैं कह रहा हूं इनके खिलाफ भी होगी। कब होगी? इनके क्यों नहीं इनके खिलाफ भी होगी। जांच होने दीजिए, अगर ये दोषी मिलेगा तो मैं आपसे कह के जा रहा हूं कि ये भी जेल जाएगा। अगर इसके खिलाफ कार्रवाई में तमाम जांच में आएगा तो ये भी जेल जाएगा, क्योंकि ऐसे किसी व्यक्ति को हम डिफेंड करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं कह तो रहा हूं, तो आप देखिए तो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई उसके बाद अंजना जी हुई है। आप जिन 2 प्रकरणों का जिक्र कर रही हैं वो सीबीआई के पास है। कौन सा पुलिस वाला जेल के सलाखों के पीछे है, मुझे बताइए। पुलिस ने जिन्होंने लीपापोती की, उनमें से कौन पुलिस वाला जेल के सलाखों के पीछे है, बताइए। आपने हमारी जांच पर सवाल उठाया, सीबीआई को केस चला गया, सीबीआई से पूछिए। आपने तो मेरी जांच पर सवाल उठाया सरकार की, तो अब तो सीबीआई ने किया दोनों केस की, जिसकी बात कर रहे हैं विक्रम सिंह साहब, इनसे पूछिए कि दोनों केस तो सीबीआई में है। और विक्रम सिंह साहब भी रहे उत्तर प्रदेश में डीजीपी, कितने पुलिस वालों को जेल भेजा है विक्रम सिंह साहब ने, अभी इनसे पूछिए। लेकिन हमने जेल भेजा है, हमने बर्खास्त किया है। शलभमणि जी, किसको बर्खास्त? वही तो मैं कह रही हूं ना सर, चार्जशीट पढ़िएगा, आप दोबारा बहस करिएगा, इससे नहीं होगा। ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर कोई पुलिस अधिकारी रेप के मामले में एविडेंस को छिपाता है या कार्रवाई नहीं करता है, क्रिमिनल ऑफेंस है ये। क्या मैं गलत कह रही हूं विक्रम सिंह साहब?
बिल्कुल जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों को। आप पहले देखिए, आपने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ, और सीबीआई को अगर जांच चली जाती है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप विभागीय कार्रवाई, निलंबन और जेल भेजने की कार्रवाई दोषियों के खिलाफ नहीं करेंगे। आपकी जिम्मेदारी यथावत रहती है। आपको चाहिए था कि उन्नाव में भी, हाथरस में भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कार्रवाई करते जो आपसे अपेक्षा की जाती है। आप एक मिसाल बता दें कि अगर कोई हमसे आपने अपेक्षा की थी और वो खरी न उतरी हो वक्त से पहले, उम्मीद से ज्यादा, शलमणि जी भूल मत जाइए, जरा हृदय पे हाथ रख के कहिए कि कभी आपने त्रुटिपूर्ण निर्णय देखा था मेरे कार्यकाल में। लेकिन डिबेट आज मेरे कार्यकाल पे नहीं हो रहा है, आज आपके ऊपर हो रहा है। और कर्तव्य के प्रति, पुलिस मेरा विभाग है, मैंने पुलिस का नमक खाया है, लेकिन अगर हमारे विभाग में कोई वर्दी को धूमिल कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी ही चाहिए। शलमणि जी, एक जवाब जल्दी से, फिर मैं आ रही तो हूं। विक्रम सिंह साहब, आपको ये भी बताना चाहिए, आपको यह भी बताना चाहिए कि पिछले 15 सालों में और इन 4 सालों में आपने क्या बदलाव देखा है। क्या आपने अपने अपराधियों को मारा जाना यहां पर नहीं देखा है? क्या आपने अपराधियों को नेस्तनाबूद होते नहीं देखा है? क्या अपराधियों की बुलंद इमारतों को आपने ढहते हुए नहीं देखा है? क्या बर्खास्त पुलिस वालों को जेल जाते आपने नहीं देखा है? क्या सबसे ज्यादा पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई है, यह आपने नहीं देखा है? एक पूर्व डीजीपी के तौर पर अपने दिल पर हाथ रख के आप ये बताकर जाइए कि पिछले 15 सालों में और जिस सरकार के साथ आपने काम किया है उस सरकार को देखिए, और बनाम 4 साल योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को देखिए। यहां अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए और ऐसे लापरवाह लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। आप इस बात को जानते हैं, आप डिबेट पे बैठे हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी हो कि आपको निरपेक्ष दिखना हो, लेकिन ये 4 साल बनाम आप 15 साल की बात करेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में नजर आएगा कि आज उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मददगार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाके गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे लोगों को मारा जा रहा है। आज अपराधियों का सफाया हो रहा है। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोग नेस्तनाबूद किए जा रहे हैं। से लेकर हाथरस, कुछ सवाल पूछने दीजिए साहब, हर किसी पर मिट्टी मत उड़ेल दीजिए। विक्रम जी जल्दी से एक लाइन में कमेंट। ये कहना चाहूंगा केवल एक, अंजना जी, कि मैं निष्पक्ष होने की मेरी कोई मजबूरी नहीं, मैं राजनीति में नहीं हूं, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जिस प्रदेश में 2 आईपीएस अधिकारियों के ऊपर पुरस्कार घोषित हो, उनको गिरफ्तारी ना हो, यह सही है। जो इस तरह से बुलडोजर आज यूपी में चल रहे हैं वो कभी नहीं चले हैं। ये प्लस पॉइंट है यूपी पुलिस का। जिस तरीके से बाहुबलियों के नेस्तनाबूद कर रहे हैं, ये आपका प्लस पॉइंट है। लेकिन शलमणि जी, आपने गलत और भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के प्रति एक उदार दृष्टिकोण है। कम से कम इतनी कृपा तो अपने ऊपर कर लीजिए। इन भ्रष्ट निकम्मे पुलिसकर्मियों के ऊपर इतना उदार दृष्टिकोण क्यों? इनको क्यों नहीं उन्हीं की तरह, बाहुबलियों की तरह इनका भी क्रियाक्रम आप कर देते हैं? जो इतना उदार दृष्टिकोण आप अपनाए हुए हैं इन निकम्मों के लिए, जो कि आप, ठीक है। सुप्रिया जी, अनुराग भदौरिया जी को देखिए। जी आ रही हूँ विक्रम सिंह साहब, लौट रही हूँ, अभी फौरन लौट रही हूँ। हमारे साथ जो बेटे हैं महिला के वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, और इसी के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की भी बातचीत आ गई, वो जल्दी से दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सुप्रिया जी आपसे कमेंट लेते हुए, और आपसे अनुराग भदौरिया जी। सुप्रिया जी, राजनीति का एक और मौका, या वाकई गंभीरता से ये सोचा जाए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? अगर सरकार और ऊंचे बैठे लोगों के साथ कनाइवेंस नहीं है तो फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस हो। मैं आपकी बात 100% सहमत हूँ। उत्तर प्रदेश में अब 5 वर्ष की बच्ची और 50 वर्ष की महिला के साथ भी दुष्कर्म हो रहा है, और इस महिला के साथ गैंगरेप नहीं हुआ। और मैं शुक्रगुजार हूँ विक्रम सिंह जी का, हमारी और आपकी महिला होने की इज्जत को बचाते हुए। मैं इज्जत नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक महिला होने के नाते मैं सत्य बोलना चाहती हूँ। उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड घुसेड़े गए, उसकी पैर, पसली और फेफड़े तक तोड़ दिए गए, उसको कुएं में ढकेल दिया गया, और फिर सारी पुलिस 48 घंटे तक उसका एफआईआर नहीं हुई, उसकी पोस्टमार्टम नहीं हुई। क्या याद आता है? आज हमें हाथरस याद आता है, और हाथरस इसलिए याद आता है क्योंकि आप अभी कार्रवाई की बात कर रही थी। हाथरस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तमाम टीवी चैनलों पर जाकर कहा था रेप नहीं हुआ है, जबकि रेप की डेफिनेशन 2013 के बाद बदल दी गई थी। 375 के अंदर पीनल पेनिट्रेशन जरूरी नहीं था, उन्होंने झूठ बोला था। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ? सूचना सलाहकारों की जो मंडली बैठती है मुख्यमंत्री आवास में और मुख्यमंत्री ऑफिस में, वो बताए, उन्होंने इसको गलत और झूठी फर्जी खबर बताया था। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ जब सीबीआई ने साबित किया और सीबीआई ने आरोप लगाया कि ये जघन्य रेप और गैंग रेप था और मर्डर था? क्या कार्रवाई हुई उन बीजेपी प्रवक्ताओं के खिलाफ जिन्होंने बार-बार चैनलों पर जाकर विक्टिम शेमिंग की बात करी और ऑनर किलिंग तक का नाम दिया? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? और मैं ये चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जरूरी है दिखाना। ये एक नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, और सोचिए इसमें ये क्या कहता है। डीआईजी लेवल के अधिकारियों तक को जिलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। किस चीज के लिए? लॉ एंड
करिए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर है या पुलिस का काम कानून को एक्सप्लेन करना है लोगों ठीक को? है, शलभमणि जी एक किसान जवाब। कानून को, ये किस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में? शलभमणि जी एक जवाब, फिर अनुराग जी फौरन आ रहे हैं। लोग जो हाथरस में बार बार विक्टिम शेमिंग करते थे, आज फिर से देखिए लाने की बात कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, ये ठीक घटना है, बहुत एक साथ जवाब दुर्भाग्यपूर्ण दीजिएगा। है। अनुराग जी भी बोल ले, घटना- अनुराग जी भी बोल ले, एक साथ जवाब दे दीजिएगा। अनुराग जी जल्दी से। देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं, आज तक को कम से कम आपने हिम्मत तो जुटाई है ना इतनी बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए, डिबेट करने के लिए। इस देश में और भी लोग हैं जो महिला के सम्मान के लिए आज बात नहीं बोल पा रहे। इतनी गंभीर घटना है ये, सुन के दिल दहल जाएगा। अभी अभी सुप्रिया जी ने बताई है कहां पे कैसे कैसे चोटें लगी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी लंबी लंबी बातें अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। हाथरस के समय में अंजना जी आप भी डिबेट कर रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते थे कि नजीर पेश करेंगे। क्या नजीर पेश किया आपने? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जेल के अंदर भेजा आपने? डीएम को जेल के अंदर भेजा? वहां के एसपी को जेल के अंदर हाथरस के भेजा आपने? किसी को नहीं भेजा। आप उसको अभी तक पाल रहे हैं, पोस रहे हैं लगातार। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अभी भी बयान दे रहे हैं। आज की जो घटना, बदायूं की जो घटना हुई है, उसी वजह से हुई है। अगर पहले आपने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, एसपी और डीएम को जेल भेज दिया होता तो आज हिम्मत नहीं जुटा पाते इस तरह की घटना होने की। एसओ के पास भी इस तरह का नॉलेज होता, अगर हम गलत करेंगे तो जेल चले जाएंगे। तब इस तरह की घटना, जो माँ उसके पैर पकड़ के गिरा रही थी लेडी की माँ, कि हम हमारे इसके एफआईआर दर्ज कीजिए, तब जाके एफआईआर 44 घंटे बाद आप दर्ज करते हैं। और यहाँ बैठ के लंबी लंबी बातें कि हम नजीर पेश करेंगे। कौन सी नजीर पेश करें? कहाँ गया आपका? आपने चला रखा है रोमियो स्कर्ट। कहाँ है रोमियो स्कर्ट आपका? शक्ति मिशन शक्ति कहाँ है आपका? मिशन शक्ति हम मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं, क्या मंचों पे बैठे रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे? सवाल यही है कि पुलिसिया लापरवाही किस हद तक बर्दाश्त की जाएगी और क्या किसी एसएचओ को सस्पेंड कर देने से ही ऐसे मामलों में तस्वीर बदलेगी? आखिर क्यों ऐसी घटनाओं के बाद बार बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पोस्टमार्टम तक करने में देरी करती है? शलभमणि त्रिपाठी को दिखाइए मेरे साथ। शलभमणि जी, अब उनकी मां क्या कह रही है, पूरा हिस्सा आ गया है, जरा सुनिए। यहां पर भी ठीक वही कहानी रिपीट हो रही है। यहां पर भी मां का यही आरोप है कि पुलिस वाले कह रहे थे कि जल्दी से दाह संस्कार कर दो। सुनिए आप, फिर रिएक्ट कीजिएगा, सुनाइए जरा। प्रशासन की तरफ से फौरन कार्रवाई हुई? भैया हम तो ये पढ़ी लिखी ना, हम यहाँ उगहती गए, 2 बार गए हम, पहले भी गए फिर भी गए, हमारी सुनी ना, फिर दोबारा से गए। हमने दोबारा गए, हाथ जोड़े पैरन में पड़े उनके में। हमने ये कही उनसे कि कुछ ना कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं कि इसकी क्रियाक्रम, इनकी मिट्टी खराब जाएगी, चीर फाड़ होगी, इसको पंचाना वगैरह का फूक दो, इनको जला दो, इन क्रियाक्रम कर दो। मैंने कि हम क्रियाक्रम तो कर देंगे, फिर आप एक पुत्र महानो तो कर लो, इसको कांड बहु वहां को तो इसकी लड़की की इतनी चोट आई है, उसको तो महानो कर। शलभमणि जी, सुना आपने? आपकी पुलिस कहती है जल्दी से, नहीं बिल्कुल ठीक है, जल्दी से क्रियाक्रम कर दीजिए, एफआईआर तक नहीं कर रहे हैं। आप समझ नहीं रहे हैं जो खतरनाक पैटर्न मैं देख रही हूं वो आप क्यों नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं आपको समझ में आ रहा है कि पुलिस में ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि सब छिपा दो? फितरत यही हो गई है कि दफन करना है केस को, हुआ ही नहीं कुछ। नहीं बिल्कुल, आपने जो उनकी बात सुनाई है, निश्चित तौर पे हम इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो कमी हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसको लेकर एसएचओ को सस्पेंड किया गया। और आप जो कह रही हैं कि उसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा, इस पूरे प्रकरण की जांच एडीजी रैंक के अफसर को दी गई है। लेकिन यह भी सही है कि एसएचओ को सस्पेंड किया एसएसपी ने। जैसे इस घटना की जानकारी एसएसपी के स्तर पर पहुंची कि नहीं, एसएचओ के लेवल पर कुछ हिलावाली हो रही है, उसी के आधार पर उसको सस्पेंड किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण है, स्थानीय स्तर पर जो पुलिस ने किया है, जो भी एसएचओ ने किया या जो स्थानीय थाने के लोगों ने किया है, अभी भी जांच चल रही है। उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। लेकिन ऊपर स्तर पर जैसे ये एसएसपी के स्तर पर ये जानकारी आई है, उसके बाद न सिर्फ इसमें कार्रवाई हुई बल्कि 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 50,000 का इनाम, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, घोषित हो चुका है और ये इनाम बढ़ेगा। अगले कुछ घंटों में आपको इनाम बढ़ता हुआ भी नजर आएगा। जो मुख्य आरोपी है वो भी पहले दिन जाग गए होते तो इनाम नहीं घोषित करना पड़ता ना शलभमणि जी, यही प्रॉब्लम है। आप इसे दुर्भाग्यपूर्ण कह रहे हैं। दुर्भाग्य क्या होता है सर? ऐसी तमाम महिलाओं के ऊपर फिर लिख देते हैं दुर्भाग्यपूर्ण। इसीलिए सरकारें, पुलिस प्रशासन इसीलिए है, तो बस लिख दीजिए सबके माथे पर दुर्भाग्यपूर्ण, और समझा दीजिए पूरी दुनिया को कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, पुलिस यही करती रहेगी। हमारे साथ उस महिला के बेटे जुड़ रहे, आ रही हूँ अनुराग जी, आ रही हूँ, एक सेकंड, हमारे साथ उस महिला के बेटे जुड़ रहे हैं, एक सेकंड सर।
मुझे पता है आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, पूरे परिवार के लिए। सवाल यही है कि आज सच सामने आना चाहिए, दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मां की बात दर्शकों ने सुन ली है, इसीलिए हमने आपको भी जोड़ा ताकि आप अपनी बात बता सके। सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस का रवैया ठीक था? क्या घटना को लेकर जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी उन्होंने वो हरकत में आए, या फिर दबाने की कोशिश की गई? आप क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, वो हरिपुर में कोई कांड हो गया था, सारे पुलिस कर्मी वहां जुटे हुए थे, वहां पर कोई नहीं था थाने में। पुलिस का व्यवहार सही था, वो तो ये बोल रहे थे अभी कोई नहीं है यहाँ पर, थोड़ी देर में आना, अभी वहां जुटी हुई है सब पुलिस वाले। हरिपुर में कांड हो गया था इसलिए। ऐसा कुछ होने के बाद मां का शरीर ऐसे मिले खून से लथपथ, और कहा जाए पुलिस की तरफ से कुछ देर बाद आना, मैं सोच सकती हूं, कल्पना कर सकती हूं आप लोगों के दर्द का। आप लोगों को घटना के बारे में कब पता चला? आपने पुलिस को फिर उसकी कब जानकारी दी थी? घटना का जब पता चला, जब वो 3 लोग गाड़ी से हमारी माताजी को दरवाजे पे डाला उन्होंने, तब पता चला। और हमने पुलिस को भी जब सूचना दी 4 तारीख को दिन में ऐसे 10-11 बजे दिन में दी थी, 4 तारीख को। क्या जो सवाल बार बार उठ रहा है, पुलिस ने दबाने की कोशिश की, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है वो कब मिली? रात को 12:30 बजे 3 लोग गाड़ी से यहाँ दरवाजे के सामने डाल के गए, तब पता चला था। ऐसे लग रहा था किसी ने उन लोगों ने रेप किया है, यहाँ से पैर टूटा हुआ था और बहुत खून निकल गया था। कल्पना कीजिए किसी बेटे को अपनी मां के बारे में ये जानकारी देनी पड़े शर्ममणि जी, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है किसी भी पुलिस प्रशासन सरकार के लिए? निश्चित तौर पे बहुत दुखद घटना है, और मैंने कहा कि इस पूरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हम सब भी कह रहे हैं कि इस घटना को लेकर हम सब दुखी हैं। जो कार्रवाई हो सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को भेजा जा रहा है। जो तीसरा आरोपी है उसके लिए एसटीएफ लगाई गई है, 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया, और इनाम घोषित करने के पीछे मकसद ये होता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के कुछ घंटों के भीतर ही गिरफ्तारी हुई है। एसएसपी संकल्प शर्मा पूरे खुद इस घटना को लीड कर रहे हैं, लेकिन साथ में एडीजी रैंक के अफसर को लगाया गया है। मुख्यमंत्री जी ने भी इस पूरी घटना को लेकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी, सभी को इंस्ट्रक्ट किया। और बहुत दुखद घटना है, इसमें कोई शब्द नहीं कहने के। लेकिन यह भी सही है कि स्थानीय स्तर पर लापरवाही की जानकारी जैसे ही उच्च स्तर पर आई है, एसएसपी के स्तर पर आई है, कार्रवाई भी हुई है, आगे भी कार्रवाई होगी, उसमें जांच भी हो रही है। जो पुलिस के लोग हैं उनकी भी जो जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। वालों की भूमिका अनुराग जी बोले, फिर आ रही हूं सुप्रिया जी फौरन। अनुराग जी को भी दिखाइए, पहले रोक रहे हैं। देखिए, लगातार 4 सालों से अंजना जी आप यही सुनते आ रही होंगी, कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, पाताल लोक से निकाल दिया जाएगा, पता नहीं कहां फेंक दिया जाएगा। लेकिन लगातार घटनाएं होती जा रही, चाहे हाथरस की घटना हो, चाहे लखीमपुर की घटना हो, चाहे लखनऊ की हो, उन्नाव की हो, शाहजहांपुर की हो, बाराबंकी की हो, या गाजियाबाद की हो, या मुरादाबाद की हो, या ये घटना बदायूं की हो। लेकिन वही ढंग के 3-5 वही बातें, वही सब कुछ, कि कोई छोड़ा नहीं जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर घटना हो क्यों नहीं? इसके मतलब आपकी सरकार का इकबाल खत्म हुआ है, पुलिस का इकबाल खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि यहाँ करप्शन में पूरी तरह लबालब डूबी हुई है। यहाँ का डिपार्टमेंट, पूरी पुलिस सरकार की सरकार डूबी हुई है। आप सोचो, जिस सरकार के मुख्यमंत्री जी ये बोल रहे हो कि नहीं 25 लोगों की मौतें हो गई, और जो मौतें हुई हैं बालू का बना हुआ मकान से मौत हुई है, तो कह रहे हैं कि उसको जो जेई से और उसकी इंजीनियर से, ठेकेदार से वसूल किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, क्या उसके जो बेटे का बाप मरता है, क्या वापस आ जाएगा? क्या 25 लोगों की मौतें वापस आ जाएंगी? क्या ये मां मरी है, क्या इसकी वापस आ जाएगी? क्या वापस नहीं आएगी आपकी कार्रवाई से? आप कार्रवाई ठोस नहीं करते। हाथरस में अगर ठोक के कार्रवाई की होती आपने अगर दिखावे की कार्रवाई ना की होती तो शायद ये घटना नहीं होती बदायूं की। आप दिखावे की कार्रवाई करते हैं। आपने रात के अंधेरे में उस बच्ची की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया और दोषियों को आपने सजा नहीं दी। उसके बाद आपने ऐसी छोड़ दिया और कहते हैं हम ऐसी कार्रवाई करेंगे, नजीर पेश करेंगे। क्या हाथरस से आपने नजीर पेश की, फिर सीबीआई को इंक्वायरी की, तब जाके कहीं कुछ पता चला कि क्या होने वाला है? तो क्या बदायूं की घटना में भी इसी तरह से नजीर पेश करेंगे जैसे आपने लगातार घटनाओं में नजीर पेश की है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं करने वाली। मैं आपको अंजना जी बता रहा हूं, सिर्फ हाई वोल्टेज की सरकार नहीं होना चाहिए, बातें कर सकती है। इन्होंने उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगा दिया किसान की रखवाली के लिए। ये किसानों की रखवाली करती घूम रही किसान घर से। जी सुप्रिया, जवाब लूंगी शर्ममणि जी एक साथ। पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? सूबे की सरकार को। और सूबे की सरकार ने ऐसा कौन सा एग्जाम्पल सेट किया, ऐसा कौन सा उदाहरण सेट किया जिससे कि पता चले कि अगर महिलाओं के खिलाफ इतने जघन्य अपराध होंगे
तो उतनी कड़ी सजा मिलेगी। आज यहाँ पर बैठ के भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी की। ये वही एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है जिन्होंने हाथरस की लड़की की मौत के बाद अगले दिन ये प्रूव करने पर तुल गए थे कि लड़की का रेप भी नहीं हुआ है। ये वही सूचना सलाहकार की मंडली के व्यक्ति हैं यहाँ पर बैठे जिन्होंने पूरी महकमे ने ताकत लगा दी थी कि जी रेप तो हुआ ही नहीं है, ये तो पहले भी, ये तो फेक न्यूज है, ये कॉन्स्पिरेसी बताते थे। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक में गलत एफिडेविट दिया। और मैं फिर से इस बात को कहती हूँ, पुलिस उत्तर प्रदेश की किसानों को कानून समझाने में और किसानों को चिन्हित करने में लगी है। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है। पुलिस का काम होता है जब अपराध हो इतनी कड़ी सजा मिले कि अगले अपराध करने वाले की रूह कांप जाए। राजनीतिक संरक्षण जो उन्नाव में, तो शाहजहांपुर में देखा गया, जब तक कोर्ट ने इंटरव्यू नहीं किया, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, उसी के चलते चलो मनीष जी जवाब दीजिए। बेईमानी पे उतर आई। सीधी सी बात ये है। और इसमें एक बात जरूर, जितनी ऊर्जा कवर अप में लगाते हैं उतनी ऊर्जा अगर कार्रवाई में लगाएं तो ऐसे मामले रुकेंगे। सबसे पहले तो बोलिए थोड़ी अपनी बॉडी लैंग्वेज अच्छी करें। हम किसी अंजना जी देखिए, कार्रवाई तो उस तरह की हो रही है। अंजना जी कार्रवाई थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए, अपनी असलियत और अपना असली चेहरा मत दिखाइए टीवी पर आकर। अंजना जी देखिए, अंजना जी घटना बहुत दुखद है। इस घटना को लेकर कार्रवाई हो रही है। इस घटना को लेकर समाज का हर व्यक्ति निंदा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो कुंठित आत्माएं हैं उनको देखिए राजनीतिक गिद्ध कैसे बन जाते हैं। इसका उदाहरण देखिए कि कोटा का बलात्कार नहीं है, जयपुर का बलात्कार नहीं है, झारखंड का बलात्कार नहीं है। राजनीति करने के लिए कैसे राजनीतिक गिद्ध के तौर पर यहां मंडराते हैं। और जिनका मंत्री रहा हो गैंग रेप में शामिल, इन्होंने अपने मंत्री तक को बचाने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी के लोग आज ही बैठ के कैसी अच्छी राजनीति कर रहे हैं। इनको इस संवेदनशील मुद्दों पर जिस तरह की इनको भावनाएं दिखानी चाहिए, जिस तरह की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, ये खुद एक महिलाएं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, इनको ये पता नहीं राजस्थान में किस तरह के बलात्कार हो रहे हैं। राजस्थान बलात्कार में एक नंबर का प्रदेश है। राजस्थान उत्तर प्रदेश से छोटा है लेकिन बलात्कार में एक नंबर का प्रदेश है। इनको शर्म नहीं आती राजनीति करते हुए। उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, राजस्थान में उनके नेता नहीं जाते, राजस्थान में प्रियंका वाड्रा नहीं जाती, राजस्थान में राहुल गांधी नहीं जाते, राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, झारखंड में बलात्कार हो रहा है, पंजाब में हत्या हो रही है, पंजाब में बलात्कार हो रहा है। ये क्यों नहीं जाते वहां पर? ये राजनीतिक युद्ध की तरह मंडराते हैं उत्तर प्रदेश में। ये कुंठित आत्माएं हैं, ये कुंठित आत्माएं हैं। इन कुंठित आत्माओं को कोई मौका नहीं मिलने वाला। ये कुंठित आत्माएं कुंठित होती रहे। अंजना जी, ये कुंठित आत्माएं हैं, ये उत्तर प्रदेश में मंडराती रहती है। कुंठित आत्माएं हैं, ये कुंठित आत्माएं हैं जिनको जनता ने नकार दिया है। ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं और सेलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। इनको जयपुर का बलात्कार नहीं दिखता, इनको राजस्थान का बलात्कार नहीं दिखता, इनको कोटा का बलात्कार नहीं दिखता। राजस्थान बलात्कार में सबसे ज्यादा नंबर पे है, सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में हो रहा है, इनको नहीं दिखता। लेकिन ये कुंठित आत्माएं हैं, इनकी कुंठा से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। पिछली बार भी जब हाथरस कांड हुआ था एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने उनकी बातचीत आती है। जल्दी से सुनाते हैं, विक्रम सिंह साहब आपसे रिएक्शन लूंगी, जल्दी से सुनाइए जरा। प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर एडीजी जो है वो क्या कहना, सुनिए। पोस्टमार्टम के आधार पे ही और मृतका के पति के कथन के हिसाब से हम लोगों ने उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। इस संबंध में मेडिकल कंडीशंस के बारे में सीएमओ के द्वारा स्वयं जनपद स्तर पे बयान दिया गया है। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसको डीएम, एसएसपी और सीएमओ ने संबोधित किया था। इसके अतिरिक्त एडीजी बरेली जोन मौके पे गए हैं, उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक जो 3 अभियुक्त थे उनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एक अभियुक्त फरार है, उस पर इनाम घोषित किया गया है। एसटीएफ की टीम भी लगाई गई है। बहुत जल्द हम उसकी गिरफ्तारी करेंगे और इस पूरे केस में साक्ष्य एकत्रित करके हम कोर्ट में चार्जशीट करेंगे और इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में हम इसकी सुनवाई कराएंगे ताकि अभियुक्तों के विरुद्ध जल्द से जल्द हम सजा दिला सकें। यही एडीजी है विक्रम सिंह साहब। पिछली बार साबित करने में तुल गए थे कि हाथरस में तो रेप हुआ ही नहीं है। कैसे भरोसा करें लोग, कैसे कार्रवाई ऐसी हो दोषी पुलिस वालों के खिलाफ कि एक मिसाल बने, लोग डरे। वरना उनके लिए तो बड़ा आसान था, अगर शुरू में हरकत में आए होते तो आज ये पुजारी फरार नहीं रहता। मीडिया से बात कर रहा था मंडे को। सर अंजना जी, मैं 3 सेंटेंस में अपनी बात समाप्त करूंगा। पहली चीज, प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के।
पीड़िता के परिवार की तहरीर और उनके स्पष्ट कर देने में कि बलात्कार हुआ है और प्रथम सूचना पंजीकृत हो जानी चाहिए थी। नंबर 2 कि आपने दोषी को सिर्फ बलात्कारियों को माना है, दोषी पुलिसकर्मियों को आप दोषी अब तक नहीं माना है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि उनको भी 120B और दूसरे 166A में दोषी और मुलजिम करार करें। तीसरी चीज यह है कि यह सही है कि एसएसपी बदायूं ने फौरी कार्रवाई तब की जब उनके सामने जानकारी आई, इससे मैं सहमत हूं चलमणि त्रिपाठी जी के वक्तव्य से, लेकिन अभी बहुत लंबी यात्रा आपको करनी है। और आपने जो सही कहा अंजना जी, एक नजीर कायम करने की, मैं तो यहां तक कहूंगा बात असंयत जरूर है, ऐसा अत्याचार इनके ऊपर कीजिए लोग जनरल डायर को भूल जाएं। मैं जानता हूं मैं बात बहुत असंयत कह रहा हूं, लेकिन अगर यहां पर भी अगर आपने अत्याचार दोषियों पर नहीं किया तो वो घड़ी कब आएगी जब कम से कम उदार दृष्टिकोण तो कम से कम हम न प्रदर्शित करें दोषी पुलिसकर्मियों के प्रति, बलात्कारियों के प्रति। ये सब लोग टकटकी नतार के देख रहे हैं। चलमणि जी जरा गौर से सुनिए, आपने जिस प्रकार बुलडोजर चलवाया है बधाई के पात्र हैं, सरकार बधाई की पात्र है। मैं चाहता हूं वही बुलडोजर दोषी पुलिसकर्मियों और बलात्कारियों के ऊपर भी चले। अगर तब करेंगे तो शायद कुछ प्रायश्चित हो जाए, वरना दावों आरोपी पुजारी की फोटो भी दिखा रहे हैं, ये नौबत नहीं आती ना? बताइए, ये हालत है। यही कहते थे 2017 में, ना गुंडाराज ना भ्रष्टाचार, चारों तरफ भ्रष्टाचार, चारों तरफ गुंडाराज। उत्तर प्रदेश को क्या से क्या बना दिया आपने? नहीं देखिए, मैंने कहा विक्रम सिंह साहब ने जो कहा है, विक्रम सिंह साहब की बात से मैं सहमत हूं कि इसमें कार्रवाई होगी और भरपूर कार्रवाई होगी, ये नजर आएगा। लेकिन मैं इस बात को कहूंगा कि देखिए इस घटना पर ये कुंठित लोगों की राजनीति भी नहीं करनी चाहिए, जो राजनीतिक गिद्ध के तौर पर लोग आते हैं और ये बैठे हुए हैं यहाँ पर राजनीतिक गिद्ध जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। कार्रवाई हो चुकी है, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, तीसरे व्यक्ति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आपने जो देखा है बुलडोजर चल रहे हैं, निश्चित तौर पर अपराधियों पर बुलडोजर चल रहे हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। जो समाजवादी पार्टी लगातार कहती रही कि ये ठोको नीति के खिलाफ है, तो अपराधी ठोके गए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, आगे भी होगी। चाहे यहाँ पे शिक्षक भर्ती का घोटाला हो, चाहे स्मार्ट मीटर का घोटाला हो, चाहे बिल्डिंग बनाने में घोटाला हो, उत्तर प्रदेश में कहते थे नो भ्रष्टाचार, नो गुंडाराज, पूरा गुंडाराज, घोटालों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। आप सावन के अंदर घोटालों के अंदर आपको घोटाला दिखाई देता है। लखनऊ आओ मुस्कुराइए, उत्तर प्रदेश के लोग जनता ने बताया था, उत्तर प्रदेश की जनता ने बताया था, उखाड़ फेंका था आपको, आपके गुंडाराज को भूले नहीं है, समाजवादी पार्टी के गुंडाराज को उत्तर प्रदेश की जनता भूले नहीं है। आपका जो गुंडा, अनुराग जी हो गया, अनुराग जी प्लीज एक सेकंड, सुप्रिया जी। मुझे ऐसा लगता है और मैं बड़े क्षोभ के साथ कहती हूँ कि शायद ये लोग इस तरह की बहस इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आदमी और ये समझते ही नहीं कि सारे अपराध एक तरफ और एक महिला की इज्जत लुट जाना एक जघन्य अपराध होता है। और इसलिए शायद बोल दीजिए बहन जी, राजस्थान पर भी बोल दीजिए, मैं तो आपके बीच में राजस्थान नंबर 1 प्रदेश है बलात्कार में, आप रेप पर भी बोल दीजिए प्लीज। आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगी। हाँ मैं बोलूंगी। राजस्थान में रेप हुआ, बिल्कुल हुआ, रेप हिंदुस्तान में बहुत जगह होता है, लेकिन जिस तरह की लीपापोती और जिस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस और जिस तरह का राजनीतिक संरक्षण उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में होता है, ऐसा कहीं नहीं होता। इसीलिए इस पर सवाल उठाया जाता है। आपको शायद रेप वर्सेस रेप की राजनीति करनी आती है, ऐसी गंदी और घिनौनी राजनीति आपको मुबारक हो, मुझे नहीं। तो मुझे पलट के कभी रेप वर्सेस रेप वही हैवानियत, वही दरिंदगी, नहीं रुकता है सिलसिला। और वो सिलसिला इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि दोषी पुलिस वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती ही नहीं है। ये सस्पेंशन, ये डिसमिसल, ये सब सिर्फ एक दिखावा रहता है, लीपापोती का हिस्सा बनकर रह जाता है। तभी तो बदायूं में 2 दिन तक ना FIR ना पोस्टमार्टम, वो भी गैंग रेप और मर्डर के मामले में। देखते रहिए आज तक।